शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय खेल कूद के समापन समारोह पर श्री सुरेंद्र अत्री जी का मैं धन्यवाद करूँगा। इन्होंने यहाँ मेरे को बच्चों के सामने बोलने का मौका दिया। और मैं स्टूडेंटों से ये कहूँगा कि मेरे को 2 मिनट का ही समय मिला है और मैं 2 मिनट में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा काम आएगा। जो बातें आप आपस में कर रहे हैं ये तो बाहर जाके भी कर सकते हैं। सारा प्रोग्राम 2-3 मिनट का रह गया है बस। ये बच्चे पीछे वाले बच्चे, ये पीछे स्टूडेंट बात करें जो आपस में, मानेंगे नहीं? आप मानेंगे नहीं? प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं मानेंगे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मानेंगे। आप कोई बात नहीं करेगा, मैं सिर्फ 1 मिनट आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये दिल्ली वाले बात कर रहे हैं, मेरे को ड्रेस से पता है कौन कहाँ का, मैं खड़ा कर दूंगा उसको। फिर मैं अब 1 मिनट के लिए आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं। बेटा सबको मैं बहुत शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि हम खेल कूद क्यों करते हैं और किस लिए खेलते हैं। हर स्कूल कॉलेज हर गांव में क्यों माता पिता ये कहते हैं खेल लो। खेल कब शुरू हुए पृथ्वी पर, आपको मैं ये बताना चाहूँगा और आपको उसको सुन के बड़ा एंजॉय आएगा, बहुत आप खुश रहेंगे। जब पुराने समय में, सरदार जी बात मत करो, मैं बताया ना टीचर हूँ मैं, जो सा बोलेगा मैं आपकी बार उसको खड़ा कर दूंगा। पुराने समय में जब राजा लोग आपस में युद्ध करते थे तो जो राजा जीतता था वो भी खुशी नहीं मना पाता था, क्योंकि उसके भी कुछ लोगों की शहादत हो जाती, किसी का भाई मर जाता, किसी का बेटा मर जाता। तो सभी पृथ्वी के बुद्धिजीवियों ने मिलकर कहा कि हम ऐसा करते हैं, एक आदमी से एक लड़ेगा और जो जीत जाएगा उसका झंडा ऊपर कर देंगे और उसको जीता मान लेंगे। कम से कम जीतने वाला खुशी मना सके कि मैं जीत गया। उसके बाद कुछ साल ऐसे चला, कुछ साल के बाद फिर पता चला कि भाई आदमी एक तो मर ही जा रहा है ना, उसको भी मरने के रोकने के लिए मल्लयुद्ध शुरू करा दिए कि आपका एक आदमी हमारे आदमी से मल्लयुद्ध करेगा, मारेगा नहीं, हार जीत का फैसला होगा और उसके बाद उस जीतने वाले का झंडा खड़ा कर दिया जाएगा और उस देश को जीता माना जाएगा। तो जो हमारे ओलंपिक में, एशियन गेम्स में झंडा फहराने की परंपरा है ना, वो इसलिए है कि उस देश को जीता मान लिया जाता है बगैर युद्ध के। तो जो भी स्पोर्ट्समैन है बड़ा, वो पहले कभी न कभी ऐसा गांव में रहा होगा, छोटी प्रैक्टिस करता होगा और उसका असली मकाम उस दिन पूरा होता है जब अपने देश के झंडे को, तिरंगे झंडे को ऊपर लहरा देता है सभी देशों से ऊपर। तो वो असली खेल का मकसद यहीं से शुरू होता है हर एक देश का। दूसरा मकसद हमारे शरीर को और हमें हमारा दिमाग चलाता है, सबको पता है ये। और दिमाग को चलने के लिए 2 चीज़ चाहिए होती है बहुत शानदार, एक खून, एक अच्छी हवा। जब हम दौड़ते हैं ना तो हमारे खून की जो प्रेशर है भागने का, खेलते हैं तो आपको पता है तेज हो जाता है सबका, तो दिमाग को ज़्यादा जाता है, दिमाग और चौकन्ना हो जाता है। ऐसे ही जब हाँफते हैं हम तो हवा में ज़्यादा जाती है, तो उससे हमारा शरीर दिमाग बहुत स्वस्थ हो जाता है। दूसरा मकसद हमारा खेलने का ये होता है। अब आप शरीर भी अच्छा कर रहे हैं और देश का झंडा भी फहरा रहे हैं, तो वो एक कहावत है ना गाँव की, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मेरा एज ए पर्सनल ये मानना है, जिसने ज़िंदगी में स्पोर्ट्स नहीं किया वो पूरा इंसान ही नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट्स हमें पूरे मैदान में जहाँ 10,000 1 लाख लोग हों, वहाँ हारने के बाद भी हंसना सिखाता है और अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं अगली बार आऊँगा इस मैदान में और मैं जीतूँगा। जीतने के बाद भी हम बंदर की तरह बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, हमें सहन शक्ति सिखाता है। हम हारने वाले को हाथ में ला के कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खेले थे, मेरा दिन था, मैं जीत गया।
तो खुशी और दुख को बर्दाश्त करने की ताकत जितना खेल सिखाता है, और कोई किताब नहीं है इसकी धरती पे जिसको हार जीत सहन करने की शक्ति देता हो। अब मैं स्टूडेंट के साथ साथ जो फिजिकल टीचर बैठे हैं उनसे भी कुछ एक लाइन कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स हमारे देश के मेडल क्यों नहीं आ रहे, उस पर मैंने गहन रिसर्च की और अपने कुछ स्टूडेंटों से उस पर आर्टिकल और वो भी करवाया है। पीछे मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल मैंने भी छपवाया था कि स्पोर्ट्स भी आज कैरियर है। जब पुराना समय था तब हम सोचते थे कि भाई खेलेंगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, अब खेलेंगे तो पढ़ाई वालों से आगे हो जाएंगे। खेल कौन सा? जो जीतने वाला खेल। अब कोई भी हमारा स्टूडेंट बाहर से मेडल लाता है तो जो पढ़ के हम पढ़े से बड़ा IAS IPS बनना चाहते हैं वो हमारी फूल माला लेके एयरपोर्ट पे पाता है। समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो? तो खेल कूद भी आज कैरियर है। अब मेडल लाएंगे तो नौकरी भी है, पैसा भी है और इज्जत भी है, और आप देश के सच्चे सपूत कहलाएंगे जब तिरंगे को वापस आएंगे आप अपनी दम पे। तो मैं आप लोगों को फिजिकल टीचर को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ऐसे बच्चा आ गया, आपने कहा कि कौन कौन खेलना चाहता है, उसने अपने लैंड में खड़ा किया और खिलाना शुरू कर दिया। अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है और आप उसको खिला रहे हैं तो आप अपना उस बच्चे का दोनों का समय खराब कर रहे हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है कि किसी बच्चे ने कहा अपने पेरेंट्स को कि पापा मैं भी खेलना है, वो खुश हो जाता है ये नाम सुनते ही। वो कहता है क्या खेलना है? बोला मैं रेस करने जाऊंगा। वो कहेगा मेरा एक कोच जानकार है, मैं उसके पास ले जाता हूँ। वो उसको लेके जाता है, कोच कहता है तू 2 राउंड लगा, मैं तेरे पापा से बात करता हूँ और दोनों फैसला कर लेंगे, तो कल से आ जाना, मैं तेरे को रेस कराऊंगा। ना तो बच्चे ने, पेरेंट्स ने कोच को छाटा, ना कोच ने बच्चे को छाटा। बहुत लोकल कहावत कहें तो ये है कि गधे को कितनी मालिश करा लो, कितनी दौड़ करा लो, घोड़ों की दौड़ में नहीं दौड़ सकता, और घोड़े को कितनी ट्रेनिंग करा लो वो गधे की तरह वजन नहीं लेके चल सकता। तो DP लोग से, फिजिकल टीचर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी बच्चे को खेल में डालें तो उसको पहले उसकी एक्सपर्टीज देखेंगे, ये किस खेल के लिए इसका शरीर भगवान ने बनाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। उदाहरण के तौर पे किसी भी छोटे आदमी को हम वेट लिफ्टर बना सकते हैं, लंबा आदमी कभी वेट लिफ्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब हम 5 किलो को उठाएंगे, 4 फुट वाले ने यहाँ तक उठाना है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू है वो अलग है। 7 किलो वाले ने जब यहाँ उठाएगा तो उसके गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। वेट तो दिखेगा वही 10 किलो का, लेकिन वो 7 फुट वाले ने कम से कम वो 15 किलो जैसा जोर लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह भगवान ने सभी का शरीर किसी न किसी के लिए बनाया हुआ है। सबसे पहले, और स्पोर्ट्स क्या है बेटा, जो जीतेगा ना उसी को जानेगा, जो जीतते नहीं उन गेमों को कोई जानता भी नहीं। आप लोगों को बहुत सारे नाम ऐसे सुनते होंगे, ये फलानी कमांडो आ गया। गांव के बहुत से लोग तो स्केटिंग को नहीं जानते होंगे कि पहिए लगा के दौड़ना होता है, क्योंकि स्केटिंग में कोई इंडिया का जीता ही नहीं है। जैसे जेवलिन थ्रो है, चोपड़ा से पहले बहुत सारे बच्चे जेवलिन थ्रो को नहीं जानते होंगे जेवलिन थ्रो होता क्या है। कई लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेट वालों की बहुत इज्जत है, क्रिकेट वालों को बहुत पैसा है, बहुत नाम है। क्रिकेट वाले हर साल कई मैच जीत के लाते हैं बाहर से। इंडिया टीम की धूम मची रहती है कि क्रिकेट ने ये कर दिया, ये कर दिया, इसलिए उनकी इज्जत है, उनको लोग जानते हैं। अब चोपड़ा ने मेडल लाया तो अब चोपड़ा को सब जानते हैं ना। कौन है जो नहीं जानता चोपड़ा को? जानते हो? ना जानने वाले ना उठाना था, जानते हो? तो बेटा आप अपने DP सर, फिजिकल टीचर और स्टूडेंटों से मेरा इतना ही आग्रह है
कि अपनी अक्षमताएं पहचानें और उन्हीं गेमों में पूरा जोर लगाएं जिससे हम तिरंगा फहरा सकें। सबका एक ही सपना होना चाहिए कि मैंने ओलंपिक में तिरंगा फहराना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तिरंगा फहराना है। अभी मेरे पास बेसबॉल सॉफ्टबॉल फेडरेशन आई है। जब उसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि जब उसके बारे में आप गूगल पे पढ़ेंगे ना, तो दुनिया की जो टॉप पैसे वाली लीग है वो फुटबॉल है और सेकंड नंबर पे बेसबॉल है। अपनी क्रिकेट 4th नंबर पे आती है। यानी कि आप क्रिकेट छोड़ के बेसबॉल भी खेल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो एक ही टीम बननी है ना, तो उसमें जो कंपटीशन है 100 बच्चों का वहाँ भी हो सकता है। तो इसके साथ मैं प्रिंसिपल साहब, सारे स्टाफ और पदाधिकारी, संस्था मैनेजमेंट, स्टूडेंट सबका आभारी हूँ। मेरे को ध्यान से 2 मिनट सुना। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद।